हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नया। हम लोगों ने अभी तक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कंटेक्स्ट में नीति आयोग को देख लिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देख लिया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को देख लिया। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। इन दोनों को कंबाइनली हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 58 और 57 और 58 को। तो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, और इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। जानते हैं पूरी कहानी इसकी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, सीआईसी को स्टैब्लिश करा गया था केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में। इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी कि देख रहे हो, किसी एक्ट के माध्यम से स्टैब्लिश नहीं करा गया था इसे। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, वो तो चलो आपको पता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये कैसे बनी है? एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है, क्योंकि इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो ऑलरेडी था उसके तहत बनाया गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक एक्ट जो ऑलरेडी चल रहा था उसके तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर से पढ़ो। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई 2005 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इंटर एलिया का मतलब होता है, इसका मतलब चाहो आप लिख सकते हो मीनिंग इसका, अमंग्स अदर थिंग्स। मतलब जैसे हम कहते हैं ना किसी को भी कि इसमें ये पर्सन बहुत सारे काम करता है लेकिन इसका मेन धंधा ये है ना श्रेया? जैसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारा मेन काम ये है। तो इंटर एली का मतलब होता है अमंग्स अदर थिंग्स, और भी काम कर सकती है ये बॉडी, बट स्पेसिफिकली इट लुक्स इनटू द कंप्लेंट्स मेड टू इट एंड डिसाइड द अपील्स। और काम करने के अलावा ऑब्वियसली बात है, इसका काम क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इट लुक्स इनटू द कंप्लेंट्स मेड टू इट एंड इट डिसाइड्स द अपील्स। यानी कि एक बात यहां पर हमें अभी आप इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हो, अभी तक एक चीज नजर आ रही है, इसके पास कंप्लेंट आएंगी, ये उन कंप्लेंट को लुक आफ्टर करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि इसको क्या अपील देनी है उस मैटर में। यहां पर अभी आपको इसका एक्शन स्यू मोटो नहीं दिख रहा है। अब स्यू मोटो बता दो जरा मुझे कोई फटाफट से, अपने आप से। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी? सुनने में ऐसा लग सकता है ये बॉडी एक एक्ट के थ्रू बनी हो, लेकिन ये एक्ट के थ्रू नहीं बनी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ऑलरेडी जो चल रहा था। अब बड़ी सारी चीजों में आरटीआई लगाते हो ना। इस बार स्टूडेंट्स ने भी सी सेट के पेपर में आपने सुना होगा 2023 में आरटीआई लगाया था बहुत बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, है ना? ये जानने के लिए कि पेपर ऐसा, ये एमबीए लेवल का, मैथ्स ऑनर्स थे लेवल का क्यों आए सी सेट के क्वेश्चंस। 66 मार्क्स से स्कोर करना, 33% स्कोर करना भी टफ हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारी जगह पर आरटीआई लगाई जाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत। आप किसी भी पब्लिक बॉडी, प्राइवेट बॉडी, उनसे सवाल जवाब मांग सकते हो। जो उनका जवाब होता है आप उस आरटीआई को एक प्रूफ के तौर पर कोर्ट में केस लड़ते वक्त यूज कर सकते हो। और आरटीआई का जवाब ना देना कोई, तब भी ये भी एक केस का मुद्दा बनता है कोर्ट में लड़ते हुए किसी भी केस को, कि हमने आरटीआई फाइल करी थी, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। मैं आपको आरटीआई के चैप्टर में पढ़ाऊंगा वैसे बहुत अच्छी तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से। आरटीआई ना एक गवर्नेंस का एस्पेक्ट होता है, हम उसको पढ़ेंगे आरटीआई सिटीजन चार्टर वगैरह जो होता है जीएस पेपर 2 और 4 के अंदर। तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आरटीआई किस मुद्दे के तहत आया था, क्या हो गया था, तब आरटीआई आया। वो थोड़ा सा ना सिविक्स का पार्ट होता है। सिविक्स इज अबाउट
पॉलिटी जिसका गवर्नेंस एस्पेक्ट हो। इसलिए हमारे बचपन में कभी भी पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस वर्ड यूज नहीं करा जाता था। हम लोग एसएसटी की बुक्स को सिविक्स कहते थे, क्योंकि तब हमें एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट सिखाया जाता था, अप्लाइड एस्पेक्ट सिखाया जाता था। हमें फैक्ट्स को इग्नोर करवाकर पॉलिटी पढ़ाई जाती थी। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इट इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी which amongst other things which inter alia looks into complaints made to it and it decides the appeals. It entertains complaints and appeals किसके रिगार्डिंग ऑफिसेस, कोई भी हो, प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज लाइक सेल, घेल, एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल एक्सेट्रा, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि अब आप कहोगे राज्य की सरकार कहाँ गई, क्योंकि अभी हम सीआईसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये किसको देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सारे ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और केंद्र शासित प्रदेशों के ऑफिसेस को। ये वाली बात इसकी क्लियर हुई। हम चलते हैं फिर एसआईसी के बारे में डिस्कशन करने। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई के तहत सिर्फ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी क्रिएट करी गई है राज्यों के लेवल पर, एट स्टेट लेवल। तो अकॉर्डिंगली सारे के सारे स्टेट्स ने गठन करा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का थ्रू देयर ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, जो कि राज्य की सरकारों के द्वारा, सीएम और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा करा जाता है। यानी कि ये एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, क्या ये एक एग्जीक्यूटिव टूल होता है? क्या ये एक एग्जीक्यूटिव टूल होता है? बताओ। तो इन बॉडीज को आप क्या कहोगे? अल्टीमेटली दे आर क्रिएटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम, मतलब अपने आप को कंपोज करने के लिए, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दे आर डिराइविंग पावर फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कोई दिक्कत यहां तक? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इंटर एलिया, विच अमंग्स अदर थिंग्स लुक इनटू द कंप्लेंट्स मेड टू इट एंड डिसाइड करती है अपील्स, जस्ट लाइक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इट एंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटिंग टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। उड़ीसा की जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगी, क्या वो असम का अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, उसको देख सकता है क्या? नहीं। यहां पर क्या कीवर्ड क्या है? हाँ, ये कीवर्ड क्या है? ये हाँ, अपनी स्टेट से मतलब रखना है। इट एंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स पर्टेनिंग टू डैश 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 अंडर द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। जिस राज्य की तुम कमीशन हो, उसी राज्यों के मयूर ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पीएसयू को तुम्हें देखना है। उसके जो कंप्लेंट्स आएंगी उसको एंटरटेन करना है और वहां पर अपनी अपील जो भी है वो सुना देनी है। ओके। Composition. The commission consists of Chief Information Commissioner, CIC, and not more than, condition क्या है? Not more than 10 Information Commissioners. इस बॉडी में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हाईएस्ट से कितने मेंबर की बॉडी हो सकती है? अरे यार, ग्यारह दिख नहीं रहे सामने, है ना? सीआईसी को क्यों भूल जाते हो बे?
ठीक है, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बंदिशें किसके ऊपर लगी हुई है? कमिश्नर तो एक होगा ही ना, मिनिमम एक बंदा तो होगा कि आधा होगा? एक तो होगा। और बंदिशें किसके ऊपर लगी हुई है? 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर लगी हुई है कि किससे कितने से नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता? 10। अब ये बॉडी यानी कि 11 मेंबर की बॉडी हो सकती है हाईएस्ट। अब चाहे तिगड़म करके चाहे 2 मेंबर की बना दो, 3 की बना दो, 7 की बना दो, 8 की बना दो, 9 की बना दो, 6 की बना दो, 5 की बना दो, राइट? 11 से ज्यादा अभी नहीं होनी चाहिए। द कमीशन व्हेन कॉन्स्टिट्यूटेड इनिशियली इट हैड 5 कमिश्नर्स, और उन 5 कमिश्नर्स में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंक्लूडेड थे। तो यानी कि शुरू में कितने मेंबर बॉडी थी ये? 5। नहीं नहीं, देखो ना इसमें इंक्लूडिंग 5 कमिश्नर इंक्लूडिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो यानी कि 5 मेंबर बॉडी थी। जैसे इलेक्शन कमीशन शुरू में कितने मेंबर बॉडी थी श्रेया? 1। फिर ड्रामे क्या चले? मतलब मुझे टाइमलाइन नहीं जाननी, मतलब बार बार मतलब वैसे ही बता दो क्या ड्रामे चले। हाँ, फिर वो 3 मेंबर बॉडी बनी, दोबारा से 1 मेंबर बॉडी बन गई, उसके बाद वो अगेन 3 मेंबर बॉडी बन गई, और आज से स्टेटस उसका कायम है। उस दिन से लेकर आज तक ये स्टेटस इसका कायम है। एट प्रेजेंट 2019 द कमीशन हैज 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपार्ट फ्रॉम, अब देखो वहां पर क्या लिखा था? इंक्लूडिंग, अपार्ट फ्रॉम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि अभी कितने मेंबर बॉडी है? दो 2018-19 की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट हमें बताती है। इससे हमें एक चीज और पता लगती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। हम लोग जो अकाउंटेबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईएएस ऑफिसर्स, हमें किस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना होता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अगर आप आईपीएस होते तो होम मिनिस्ट्री, पुलिस वगैरह सारा आईपीएस के अंदर आते हैं ना, सारे के सारे ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ना सारे आईपीएस पुलिस वगैरह वाले, ठीक है? और आईआरएस फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनको कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। और उस कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। अभी कौन हो सकता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर? हाँ, कोई भी। और यहां पर लिख लो एक चीज, होल्डिंग एनी पोर्टफोलियो। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसके पास हो उस केंद्र मंत्री को भी मैं लेकर आ सकता हूं क्या? टेक्सटाइल मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर, किसी को भी होता है, लेकिन कोई एक ही है शायद, ये नहीं, सारे नहीं, ठीक है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट कौन करता है उस बंदे को कि कौन बैठेगा? पीएम। क्या जरूरत है यार इतने ड्रामेबाजी करने की? कोई लिख देते यार, कोई भी एक यार। हाँ, पीएम ये सॉरी प्रेसिडेंट पहले वेट करेगा, कहेगा नियुक्ति हाँ मैं करवा रहा हूँ, एक कमेटी भी बनी है। हाँ, पहले पीएम जो है उसके पहले वो चेयरमैन है। और अभी देश का सिनेरियो देखो, पीएम जो है वो चेयरमैन है,
एक यूनियन कैबिनेट मंत्री जो आएगा यहाँ पर, वो प्रेम के द्वारा नॉमिनेट कर जाएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ही नहीं हमारे देश में लोकसभा का। है लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में? वैसे नहीं है, क्योंकि मिनिमम जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही ना बड़े टाइम से। राहुल गांधी जी की बात चली थी कि इनको बनना चाहिए, एमपी शिप ही छिन गई। तो अभी तो कोई भी नहीं, आई थिंक लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया क्या कोई लोकसभा में? अच्छा अब आ गए। अभी तक तो नहीं था ना, मतलब अभी तक तो नहीं था ना। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं था ना, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी 2019 के इलेक्शन के बाद, खाली थी ना ये वाली सीट। मैं पहले क्या पूछ रहा हूँ, 2019 के बाद ये खाली थी ना ये सीट? ये थे। अच्छा तो बीजेपी तो मेजोरिटी में है ना, फिर ये कैसे आ गई? किसी को इतनी सीटें पर्याप्त मात्रा के अंदर मिली कहाँ कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन को ये बन सके लोकसभा से? ये कैसे हो गया? अच्छा वो पोस्ट जरूरी है, तो सभी लोकसभा के मेंबर्स ने, एमपीज ने मिलकर बनाया है, मतलब ये, मतलब ऑफिशियली जैसे मिल बनना चाहिए वैसे तो नहीं बने ना ये। पर फिर भी ठीक है, कैसे भी बने हो हैं मतलब अभी हमारे देश में, है ना, ये कहना चाह रहे हो ना? कौन है? या मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों लिखा हुआ? अच्छा ठीक है, तो लोकसभा का वेकेंट क्यों आ रहा है? द पोस्ट इज वैकेंट सिंस 26 में 2014 एज नो अपोजिशन पार्टी एज 10% सीट्स, ये चाहिए होता है ना। ठीक है, देखता हूँ मैं इसको, 2023 है ना। लोकसभा के अंदर तो वेकेंट ही आ रहा है। इनकी कह रहे हो? ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा इनके बारे में। हाँ हाँ, सिंगल वो बन जाता है फिर। ठीक है, अब देखो मैंने लीडर अपोजिशन भी लिखा है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा। 10 अगस्त 2023, अच्छा ठीक है। ये भी लिखा हुआ सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा। लीडर ऑफ अपोजिशन ही सस्पेंड हो रहा लोकसभा से। अच्छा ये है। इस बात पे सस्पेंड करा गया, कंपेयरिंग मोदी टू अ ब्लाइंड किंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उनका नाम क्या बताया आप लोगों ने अभी? आदिर रंजन चौधरी। ठीक है, और लेकिन वो उस प्रोसीजर से नहीं बने कि जैसे 10% जो सीटें जो है हम लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मल पॉलिटी के अंदर, वो वैसे बनने चाहिए ना। तो दे दे शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन, मतलब ये जो बात हो रही है ना, ये जो कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, तो ये यहाँ पर आएंगे कैसे? मतलब ये जो कमेटी बनी है पीएम जिसके चेयरमैन है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के अंदर, यूनियन कैबिनेट मंत्री होंगे जिनको नॉमिनेट करा जाएगा पीएम के द्वारा, तो ये पर्सन के अंदर क्या देखेंगे? वेयर लीडर ऑफ अपोजिशन द लोकसभा हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज एज सच, जैसा कि अभी के केस में हुआ, द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, the leader of single largest group in opposition to the government in the Lok Sabha shall be deemed to be the leader of the opposition.
और इसी के चलते आई थिंक अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया गया है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन वैसे तो है नहीं कि 10% किसी की सीट, किसी पार्टी को सीट मिल रखी हो। तो सरकार के खिलाफ जो भी कोलिशंस, जो पार्टनर्स हैं, उन सारे लोगों ने मिलकर ऐसे ही इनको चुना है क्या, जिनको चुन लिया, इनका नाम चुन लिया हो, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करा गया होगा ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत सारे मुद्दों के लिए। वरना हर चीज में फिर सरकार ही आगे है, कोई भी चीज फिर मतलब कंसेंसस से नहीं हो रही है, इसका मतलब है ना। पीएम भी सोचते होंगे मयूर, है ना, अब इसमें मेरी क्या गलती, हमने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए थे। तो दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर और एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये लोग कौन नहीं होने चाहिए? पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेचर है वहां के मेंबर नहीं होने चाहिए। यानी कि ये एमपी नहीं होने चाहिए, एमएलए नहीं होने चाहिए, एमएलसी भी नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और परस्यूइंग एनी प्रोफेशन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको पता है ना क्या, ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं। जब आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड होते हो या फिर उधर से किसी भी तरीके का प्रॉफिट डिराइव करने की कोशिश करते हो, या किसी पोस्ट पर बैठकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन भी नहीं है और आप ऐसा प्रॉफिट डिराइव करने की कोशिश करते हो, वहां से कोई बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश करते हो, वो होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक झलक, अगर आप इस लाइन को देखो ना एक झलक में कि दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, यहां तक बात ठीक है। कैरिंग ऑन एनी बिजनेस नॉर परस्यूइंग एनी प्रोफेशन, यानी कि आपको लगेगा नल्ले लोगों को बनाया जाता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, है ना। ना बिजनेस कर रहा है, ना कोई जॉब कर रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बैठा हुआ है, घर पे बैठा हुआ है घर जमाई की तरह, नल्ला व्यक्ति। ऐसा नहीं है। ये लाइन का मतलब ये होता है, लक्ष्मीकांत ने थोड़ा सा गलत लिख रखा है इस लाइन को। इस लाइन का मतलब ये है, वंस अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसके बाद है ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं। दे शुड नॉट होल्ड, अब देखो कीवर्ड कैसे पहचानोगे आप इसको, एनी अदर, यानी कि ऑब्वियस ही बात है, जब वो बन गए तभी तो बात कंडीशन आएगी ना, एनी अदर, ठीक है। इसको गलत मत समझना, क्योंकि एक झलक में आपको ये लगेगा अच्छा ये सब जब ना कर रहा हो पर्सन, तभी पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यूनियन कैबिनेट ऐसे पर्सन को निकल कर आएंगे, तो वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हिंदुस्तान का सबसे नल्ला व्यक्ति जो घर पे बैठा हो वो आके यहां पर बन सकता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। कृपया अपने आप को भर्ती करें। हाँ लेकिन नल्ला है वो, लेकिन दे शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। करते क्या हो जी, घर पे बैठे हैं। ये मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है, प्लीज। Composition of State Information Commission. State Information Commission consists of State Chief Information Commissioner. इसका नाम क्या होता है? CIC की जगह, CIC के आगे क्या लग जाएगा? State Information Commissioner. And not more than 10 State Information Commissioners. The number of State Information Commissioners varies from one state to another state. ऑब्वियस ही बात है, साइज के हिसाब से डिपेंड करेगा स्टेट के, है ना। नॉट मोर देन 10 है, यानी कि ये मैक्सिमम कितनी मेंबर बॉडी हो सकती है? ये बिल्कुल इक्वल फुटिंग पर है। कंडीशन वही है क्या, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सॉरी ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाली, इनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है
स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। याद रखना यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और सिंपली क्या बोलते हैं, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। यहां पर हम बोलते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहां पर हम सिंपली क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो 10 चीफ 10 स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां पर जो होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एंड इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। गवर्नर ऐसे ही नहीं कि कैसे भी इनको चुन लेंगे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन विधान सभा के अंदर मौजूद ना हो, या फिर मौजूद ना हो इन द सेंस कि अभी नहीं बन पाए वो, इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सच, द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन द ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द विधान सभा, इट शैल बी that person shall be deemed to be the opposition of leader of opposition। सेम चीज, वही कंडीशन लोकसभा वाली। ये कौन होने चाहिए, दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ with wide knowledge and experience in law, science, technology, social service, management, journalism, mass media, administration, governance। कंडीशन क्या है, कॉशनरी नोट क्या है, दे शुड नॉट बी क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी नहीं होने चाहिए, या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, एमएलए एमएलसी नहीं होने चाहिए राज्य में, या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर विधानसभा या विधान परिषद का कंसेप्ट है। एक बार अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है एज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर, दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी अपना फिर बिजनेस कैरी आउट करना या फिर कोई और प्रोफेशन परस्यू करना, ये नहीं कर सकते, ये इनके ऊपर बंदिश है एक बार अगर इनकी नियुक्ति हो गई अगर तो। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।